स्वागत है आपका आज के सेशन में। ये है हमारा ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप वहां से ज्यादा बेहतर तरीके से क्लास ले पाएंगे और बोल के बात भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करते हैं। कल का जो सेशन रहेगा उसके अंदर आपके जो इनर प्रोडक्ट के, बाइलिनियर फॉर्म के इसके क्वेश्चंस आए हुए वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 44 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये हमारा 45वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एम आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है 1 1 0 1 1 एंड 0 0 1 और ई टू दी पावर एम आपके पास वही जैसे आपके पास एक्सपोनेंशियल का एक्सप्रेशन रहता है वो है, बस एक्स की जगह मैट्रिसेस पुट करी गई है। तो बेसिकली जो ई टू दी पावर एम बनेगा वो भी मेरे पास एक मैट्रिक्स बनेगा। उसने कहा यदि ई टू दी पावर एम को आप मैट्रिक्स बी आई जे से डिनोट करें तो फिर उसकी बी आई जे सम ओवर जे एंड सम ओवर आई कितना होगा। डिवाइड कर रखा है इन बाई ए से। तो मुझे क्या करना है, सारी एंट्रीज का सम, जितनी रो में है वो भी और जितनी कॉलम में है वो भी, सबका सब निकालना है और उसे डिवाइड करना है इसे और बताना है कि आपके पास आंसर कितना आएगा। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो जो ई टू दी पावर एम है वो भी आपके पास क्या बनेगी, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब इसकी एंट्रीज यदि हम यहां से निकालने लगे कि हम ई टू दी पावर एम को रखें आई प्लस के फिर एम मैट्रिक्स, फिर मैं 1/2 फैक्टोरियल एम स्क्वायर प्लस के 1/2 3 फैक्टोरियल एम क्यूब। तो फिर मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, एम की पावर्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और एम की पावर निकालनी पड़ेगी तो यहां से मेरे लिए हो जाएगी मुश्किल। तो फिर हम यहां से क्या काम करेंगे, सारी एंट्रीज निकालने के लिए मुझे बेसिकली पता है कि ये जो एम मैट्रिक्स है ये मेरे पास सारी की सारी आइगन वैल्यू रख रही है 1। बट यदि मैं यहां से m माइनस आई कर दूं तो वो बन जाएगी मेरे पास नेलपोटेंट। और नेलपोटेंट भी कितने इंडेक्स की, वो भी 3 इंडेक्स की, यानी कि m माइनस आई की पावर 3 करूंगा सो इट विल बी नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां से हम इसका यूज इसके अंदर कैसे करेंगे। यदि आपने ऐसे ही करा तो फिर मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसकी पावर्स निकालते निकालते, और मैं ई टू दी पावर एम ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एक आप इंस्पेक्शन करके थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं बट एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, हम इस m को स्प्लिट करके लिखते हैं आइडेंटिटी प्लस n के फॉर्मेट में, जहां पे n है आपके पास निलपोटेंट। बेसिकली ये आपके पास जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है तो हम उसी जॉर्डन ब्लॉक की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो जब मेरे पास m प्लस आई एन आएगा तो यहां से e टू दी पावर m मैं करूंगा तो मुझे बड़े आराम से मिल जाएगा e टू दी पावर i और इनटू में e टू दी पावर n। ठीक है, अब जब मैं e टू दी पावर n का एक्सप्रेशन ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ आइडेंटिटी आएगा, यहाँ पर n आएगा, यहाँ n स्क्वायर और n क्यूब के आगे जितना भी मिलेगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो मुझे ये निकालना हो जाएगा आसान। और e टू दी पावर i करूंगा तो यहाँ से आइडेंटिटी प्लस 1/2 फैक्टोरियल आई स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल आई की पावर 3। तो मेरे पास जो टर्म्स मिलेंगी वो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, 1/n फैक्टोरियल टाइप की हो जाएंगी और मैं उसकी स्टार्टिंग से ऐड करता जाऊंगा। तो बेसिकली e टू दी पावर i कैसी मिल जाएगी आपके पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो आपके पास पहली मिली। दूसरी आपके पास फिर से आइडेंटिटी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इससे आगे आप नोटिस करोगे कि आपके पास 1/2 फैक्टोरियल है तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर 1/3 फैक्टोरियल है वो इससे आगे आ जाएगा, 1/4 फैक्टोरियल है वो इससे आगे आ जाएगा। जब आप सारी एंट्रीज का सम करोगे तो डायगनल वाली डायगनल के साथ ऐड होंगी, रेस्ट आर द जीरो एंट्री। तो आपके पास बनेगा 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास ई, है ना। दूसरे डायगोनल पर भी ई और तीसरे डायगोनल पर भी ई। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या गई बेसिकली, ई ई ई। ठीक है, ई आप कॉमन ले लो तो आपके पास मिल जाएगी स्केलर मैट्रिक्स, तो वो क्या हो जाएगी, यहां से आपके पास हो जाएगी वो ई आई, राइट। और ई टू दी पावर एन आप यहां से निकाल
क्या मिलता है? आइडेंटिटी प्लस निलपोटेंट मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 1 0 0 एन स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो ये वाली एंट्री है 0 1 0 की 0 1 0 से प्रोडक्ट होगी तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और बाहर है 2 फैक्टोरियल, तो आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 0 0 1/2 फैक्टोरियल 0 0 0 0 0। समझ में आया सभी के? आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करूंगा एज इट इज रह जाएगा, तो मुझे क्या करना है, सारे में ई की मल्टीप्लाई करनी, ठीक है, तो फिर मेरे पास यहाँ पर भी ई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर भी ई की और यहाँ पर भी ई की। फिर मुझे सारी एंट्रीज का सम निकालना है, तो मैं यहीं से शुरू हो जाता हूँ। मेरे पास इसकी सारी एंट्रीज का सम कितना मिलेगा, ई आई होके यहाँ से मिल जाएगा 3e। कहीं पे भी समझना है तो हैंड रेज कर देना, ठीक है, कुछ भी पूछना हो। यहां से करूंगा तो e प्लस ई कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा, और यहां से करूंगा तो ये हो जाएगा e/2, तो कितना हो गया, 3 और 2 5, और हाफ 5/, सॉरी 5.5, यानी कि 11/2। उसने यहाँ पे 1/e से मल्टीप्लाई कर रखी है, तो आंसर कितना आएगा, 11/2, यानी कि 5. समझ में आया सभी के? यदि मैं इसे m की पावर्स करता चला जाऊं तो मुझे एक पैटर्न तो मिल जाएगा कि डायगोनल पे किस तरह का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, कैसा रूल बन रहा है, बट मैं ये नहीं पता कर पाऊंगा कि आगे की टर्म्स बेसिकली मैं कैसे निकालता हूँ। हाँ, ये जरूर इंट्यूशन आ जाएगा कि आपके डायगोनल पे जो आ रहा है वो ई वाले फॉर्मेट में ही मिल रहा है, ठीक है। चलो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइगन वैल्यूज से नहीं कर सकते, आइगन वैल्यूज से क्या कर सकते हो, आइगन वैल्यूज से बता सकते हो केवल और केवल आप e टू दी पावर m की आइगन वैल्यूज, e टू दी पावर m की डायगोनलाइजेबिलिटी, सारी की सारी एंट्रीज का सम निकालना है, तो या तो आपके पास 1 1 1 एक आइगन वेक्टर बने, तब जाके आप बता सकते हो। यदि किसी मैट्रिक्स के लिए आपको सारी एंट्रीज का सम निकालना है और आपको वहां पे 1 1 1 एक आइगन वेक्टर मिल गया, ठीक है, तो यहां से जो भी आपके पास मिलेगा एक्स वाई जेड, इन सब का सम कर लो। हम्म? यदि ये आपके पास आइगन वेक्टर ही मिल गया तो फिर आप ये कह ही दोगे कि यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे लैम्डा, तो आपके पास क्या जाएगा, 3 लैम्डा। भाई पहली रो का सम लैम्डा, दूसरी रो का सम लैम्डा, तीसरी रो का सम लैम्डा, तो क्या गया, एन लैम्डा आपके पास मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज का सम आ जाएगा। ये आपको ये पता हो कि 1 1 वेक्टर की मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है। समझ में आया या नहीं? ठीक है, बट हाँ वहां से एक हेल्प जरूर ले सकते हो तुम, वहां से आप एक हेल्प ले सकते हो, इसी वाले पॉइंट को आगे बढ़ाए हैं। तो हमारे पास दिया है m 1 1 1 0 1 1 और 0 0 1, है ना, देखता हूं क्या होगा। 3 + 2 5 + 1 6, m i से मल्टीप्लाई करूं मैं 1 1 1 की, तो मुझे मिलता है यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है, तो e टू दी पावर m में मैंने इसी वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करी, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, i + k m + k m² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन m³ 3 फैक्टोरियल। इसमें भी मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दी, कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं मिलेगा, है ना। फिर से वही मेरे पास समस्या हो जाएगी क्या, कि मैं m स्क्वायर निकालूंगा तो m² की फिर इसी वाले वेक्टर से प्रोडक्ट करोगे 1 1 1 से, फिर वो पता करना पड़ेगा, तो m² निकालना पड़ेगा, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ पर आपके पास किस आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर बन रहा है, तो आपका हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एम आपके पास एक 3x3 की सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रही है। सपोज दैट 2x3 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ एम। 3x3 की सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से सिंगुलर से लैम्डा = 0 इज एन आइगन वैल्यू, और बाकी की दो आइगन वैल्यू उन्होंने बता दी कि 2 भी है और 3 भी है, तो सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट। देन द नंबर ऑफ
Li आइगन वेक्टर्स हो। जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स दी जाती है तो जितने वेक्टर आइगन वेक्टर्स Li m के पास हैं उतने ही एटलीस्ट m टू दी पावर किसी भी n के पास हो जाएंगे। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, उसके पास एटलीस्ट उतने वेक्टर होंगे ही होंगे जितने m के पास है। बट m की पावर n के पास ऐसा हो सकता है कि m से ज्यादा वेक्टर भी हो। बट यदि मेरे पास मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो फिर जितने वेक्टर m के पास है उतने ही m की पावर n के होंगे, और जितने ही m की पावर n के पास है उतने ही m के पास होंगे। ठीक है, ये डायगोनलाइजेबिलिटी का केस है। यदि मैं इसे डायगोनलाइजेबिलिटी से थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपके पास m इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, m यदि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो फिर यदि m की पावर n आपके पास डायगोनलाइजेबल मिल रही है तो फिर m भी आपकी डायगोनलाइजेबल मिलेगी ही मिलेगी। बट कहां? ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। राइट। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है इसका प्रॉपर्ली जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। कोई मैट्रिक्स आपके पास है जिसमें 0 आइगन वैल्यू आपके पास मिल रही है। अब मान लो 0 आइगन वैल्यू 2 बार मिल गई, या 3 बार मिल गई, या 4 बार, या 5 बार, उसी के करस्पॉन्डिंग आप एक निलपोटेंट ब्लॉक बना लीजिए। इसकी पावर करते करते थोड़े समय के बाद ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे ये 0 होगा, मतलब पावर करते करते आपके पास आइगन वेक्टर्स m की पावर n के पास ज्यादा हो जाएंगे जबकि m मैट्रिक्स के पास कम रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे पास एक रिलेशन है। क्या हुआ गले में? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद भी होगा, नल m और नल m स्क्वायर, m क्यूब, m की पावर 4, इनके अंदर कुछ रिलेशन है? यस और नो? क्योंकि जो आपके पास 0 आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर बनेगा वो नल स्पेस में जाएगा कि नहीं? नल स्पेस इज द आइगन स्पेस फॉर आइगन वैल्यू 0। और ये बेसिकली होता है कंटेनमेंट का रिजल्ट। फर्स्ट कंटेन इन 2 एंड सेकंड कंटेन इन पावर 3, थर्ड पावर कंटेन इन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यदि आपने ये कहा कि एम एक्स 0 है तो आपके पास एम स्क्वायर एक्स तो 0 होगा ही होगा। बट यदि एक्स 0, एम स्क्वायर एक्स 0 हो रहा है और आप कह रहे हो उसी एक्स के लिए आपके पास एम एक्स भी 0 होगा, तो फिर आपके पास ये ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वालिटी से ज्यादा की कंडीशन हो जाए। मतलब जब जब नल एम स्क्वायर में ज्यादा वेक्टर मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आइगन वेक्टर बनेंगे, और जब आइगन वेक्टर्स बनेंगे तो फिर आपके पास जो नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स ज्यादा होंगे तो आपके पास जॉर्डन ब्लॉक भी ज्यादा होंगे। ठीक है, और जॉर्डन ब्लॉक केवल एक ही सिचुएशन में ज्यादा हो सकते हैं जब वो 0 के करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। आई बात समझ में या नहीं? क्योंकि यदि आपने कोई एक, मान लो कि ये लिया आपने 1101, ये जॉर्डन ब्लॉक लिया, आप इसकी कितनी भी पावर रेज कर दो, ये क्या है? ये तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। क्या इसके पास आइगन वेक्टर्स इंक्रीज होंगे? कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, और यदि हम इसे थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाए कि हम नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए भी बात कर पाए, सिंगुलर के लिए भी बात कर पाए, तो फिर आप लगा दो 0 आइगन वैल्यू पे कंडीशन कि यदि आपके पास am ऑफ 0 gm ऑफ 0 के बराबर है, राइट, ओरिजिनल मैट्रिक्स में भी और इसकी पावर वाली मैट्रिक्स में भी, तो यदि ये वाली मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो फिर आपकी m भी डायगोनलाइजेबल होगी, और m डायगोनलाइजेबल है तो फिर तो आपके पास m की पावर 10 होगी। आई जी बात समझ में या नहीं? यदि यहाँ पे वो ये कहता कि आपके पास एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है जिसके पास आइगन वैल्यू 2 2 3 मिल रही है और उसके पास 2 आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, तो मैं ये कहता है कि इस वाली मैट्रिक्स के पास भी 2 ही आइगन वेक्टर मिलेंगे। बट यदि आप मेरे से ये कहते हैं कि 0 0 3 आइगन वैल्यू मिल रही है और उसके पास 2 आइगन वेक्टर हैं, तो फिर यहाँ पे m क्यूब ये आपके पास ज्यादा वेक्टर रख सकती है। बट m के पास उतने ही वेक्टर मिलेंगे जितने मैट्रिक्स के पास हैं। और I के पास तो एवरी वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे एम क्यूब प्लस 2m की वजह से
आपके पास उतने ही वेक्टर रहेंगे। बट यदि ऐसा हो कि यहाँ से एम क्यूब प्लस के एम स्क्वायर प्लस आई हो, तो फिर क्या कहोगे? उसके पास दो आइगन वेक्टर थे तो अभी भी दो ही रहेंगे, एल आई। अब यहाँ पर तीन भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तीन क्यों हो सकते हैं? आपके पास पहली बार जीरो आइगन वैल्यू के लिए केवल एक जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा था, क्योंकि आपके पास आइगन वेक्टर दो है, और थ्री वाले के लिए भी क्या मिल रहा था? एक ही मिल रहा था। अब जब तुम एम स्क्वायर करने जाओगे, तो एम स्क्वायर करने पे वो जो जॉर्डन ब्लॉक था वो जीरो जीरो में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। आपके पास तुरंत से यहाँ पे थ्री आइगन वैल्यू है। अब इसके पास कितने आइगन वेक्टर्स बनेंगे? तीन। इसके पास भी तीन हो जाएंगे, इसके पास भी तीन हो जाएंगे, और आई तो जितने तुम्हारे पास पहले से आइगन वेक्टर हो उन सबको एब्सॉर्ब कर लेगा। तो आई की वजह से तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना। तो क्या हो जाएगा? अब आपके पास आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे तीन। आया समझ? ठीक है। क्वेश्चन डायगोनलाइजेबिलिटी का था, बट बेसिकली वो बात कर रहा है आपसे आइगन वेक्टर्स पे कि आपके पास कितने आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एम के पास तीन है, तो इनके पास भी तीन ही आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। आगे मैंने आपसे क्या कहा? ओवर सी के बारे में आप बात करोगे तो यदि डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो आपके पास कम से कम एक जॉर्डन ब्लॉक तो ऐसा मिलेगा ना जिसमें या तो आपकी ऐसा हो सकता है कि आइगन वैल्यूज फील्ड में ही ना जाए। तो मैंने तो फील्ड सी का ले लिया, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो आपके पास यदि डायगोनलाइजेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आपको कम से कम एक ब्लॉक तो 2x2 का मिलेगा, या उससे बड़े साइज का। हाँ या ना? उस वाले ब्लॉक को आप कैसे डायगोनलाइज करोगे पावर करते करते? बताओ। आपने ये कह दिया कि ये लैम्डा आइगन वैल्यू कहीं से भी आ रही है, ये आ गया। इसकी तुम पावर करते करते इसे कैसे डायगोनलाइज करोगे? है कोई तरीका कि इसके पास तुम आइगन वेक्टर बढ़ा दो, यहाँ पे अभी एक है, और फिर पावर करते करते आप दो कर दो? तो यदि ए आपके पास डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो उसकी पावर भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, यदि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। और इन्वर्टेबल भी नहीं है यदि एम और जीएम जीरो की बराबर है, तो भी आप उसे डायगोनलाइज नहीं कर सकते यदि ए डायगोनलाइजेबल नहीं, क्योंकि जीरो इज नॉट द रीजन फॉर नॉन डायगोनलाइजेबिलिटी। ठीक है। इस पे आते हैं। यहाँ उसने पूछा कि एम आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, और एक वेक्टर दिया -1 2 एम इंटू -2 10 इजकल टू 6 - 3 0। अब बात जैसे अभी हम चेक कर रहे थे कि 1 1 1 आइगन वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत कुछ बता सकते हैं। ना बने तो फिर हमारे पास वो हो सकता है काम करना हो। तो यहाँ पे -2 10 दे रखी है। यदि मैं इधर की तरफ -2 10 कर पाऊं, तो मेरे पास वो आइगन वेक्टर बन जाएगा। यदि मैं यहाँ से -3 कॉमन ले लूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? -2 10। ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चला? यहां से मुझे पता चला कि लैम्डा इज इक्वल टू -3 इज एन आइगन वैल्यू, एंड -2 10 इज एन आइगन वेक्टर। अब यदि ये वाला आइगन वेक्टर है, तो इसका मल्टीपल आइगन वेक्टर होगा कि नहीं होगा? नॉन जीरो मल्टीपल, सारे के सारे। चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। कम से कम यहाँ का ये तो फायदा उठा लो। इसका कोई भी मल्टीपल नॉन जीरो मल्टीपल आइगन वेक्टर होगा। अब देख लो ये वाला जो वेक्टर है, क्या ये इसका मल्टीपल है कि नहीं है? तो ये क्या है? यदि मैं -2 से इसे डिवाइड कर दूं, मतलब -k 1/2 कर दूं, और यहां से -1 2 1 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1। यहां से -k 1/2 0। तो इस वाले वेक्टर को भी क्या कहोगे? आइगन वेक्टर। और जब ये आइगन वेक्टर बनेगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -3, तो आपके पास इसे थोड़ी सी देर के लिए तुम यू बोल दो। आप कहोगे एम यू इजक्वल टू -3u। तो एम क्यूब यू इजक्वल टू क्या हो जाएगा? -27u होगा कि नहीं होगा? एंड यू इज वॉट? 1 - 1/2 0। मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा गामा से कंपैरिजन कर दो। उसने आपसे क्या पूछा था कि अल्फा का मॉडुलस क्या होगा? आपके पास यहां से कितना आ जाएगा? -27 अल्फा आ गया।
तो अल्फा का मॉडुलस कितना है? 27। करेक्ट है। तो जितना बढ़िया से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। और देखो गेट के क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैक्स टू मैक्स वो आपका 2 से 3 मिनट, ठीक है। और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उस पर तुम 5 से 7 मिनट भी लगा सकते हो, ठीक है। लगभग 35 या मैक्सिमम 40, 65 में से इतने क्वेश्चन कर लो इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड, तो आपका गेट बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तुम्हें केवल एक चीज का ध्यान रखना है, यदि तुमने वो काम कर लिया तो गेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता आपका। एक्यूरेसी, कम क्वेश्चन करो, समय पूरा दो, बट आंसर सही आना चाहिए। तुम देख लो तुम्हारा 25 क्वेश्चन में भी निकल जाएगा, कि तुमने 25 क्वेश्चन सही कर दिए तो तुम्हारा हो जाएगा। और सही सही नंबर्स हो जाएगा, कम से कम 30+ मार्क्स लेकर आओगे। यदि एक एक नंबर के भी करते हो तो जस्ट क्वालिफाई होगा। और ऑब्वियस सी बात है, इंक्लूडिंग जीए भाई साहब, 25 क्वेश्चन इंक्लूडिंग जीए कर दो तो आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा ठीक ठाक नंबर से, 30, 32, 35 तक नंबर लेकर आ जाओगे, ठीक है। अब तुम देख लो कि मतलब तुम्हारे पास 180 मिनट का समय है। अब उस 180 मिनट में तुम्हें अपना टाइम कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी आपके पास R4 से R4 पे एक लीनियर मैप दिया हुआ है सच दैट द नल स्पेस ऑफ पी इज एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। उसने नल स्पेस दिया है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर, और ये कितने डायमेंशन का है? डायमेंशन कितनी है इसकी? 1 या 3? डायमेंशन होती है 3। जब आप नल स्पेस की डायमेंशन निकाल रहे हो तो किससे निकालते हो, पाइवोट से या फ्री वेरिएबल से? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पाइवोट काउंट करें कि फ्री फ्री वेरिएबल। जब आपको वेक्टर से वेक्टर स्पेस जनरेट करके दिया जाए तो फिर मैं देखता हूं कि उनमें से कितने वेक्टर्स एल आई हैं, तब मैं पाइवोट काउंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास होंगे फ्री वेरिएबल। अब जब 3 बार मेरे पास एल आई वेक्टर मिल रहा है तो यही मेरी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 हो जाएगी कि नहीं? तो एल्जेब्रिक क्या होगी, या तो 3 या 4। और साथ में उसने कहा है कि t-4i की रैंक आपके पास 3 है, यानी कि t-λi रखने पे यदि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि वो आइगन वैल्यू है। तो यहाँ से आइगन वैल्यू 4 भी मिल रही है, तो आपके पास लैम्डा इक्वल टू 4 भी है। और कोई भी आइगन वैल्यू है तो उसके लिए आइगन वेक्टर मिलना कंपलसरी है कि नहीं है? कितने मिल रहे हैं ये नहीं कह रहा हूं मैं, कम से कम एक आइगन वेक्टर मिलना तो कंपलसरी है, और वो भी नॉन जीरो। तो एक जीएम तो कम से कम होगी 4 की, या 1 से बड़ी हो सकती है, बट उसके पास पहले से ही 3 आइगन वेक्टर तो अवेलेबल है। आपके पास कितने आइगन वेक्टर चाहिए? 4। एक की कमी इसने पूरी कर दी तो आपके पास 4 आइगन वेक्टर हो गए कि नहीं? तो आप क्या कहोगे, आपके पास 4 Li आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं तो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी डायगोनलाइजेबल। उसने पूछा था मिनिमल पॉलिनोमियल यदि x इंटू एक्स माइनस 4 की पावर अल्फा हो तो अल्फा की वैल्यू होता नहीं है कितनी होगी, तो बताओ कितना होगा? 1 या 3? उसने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। उसे ये पूछना चाहिए था कि x की पावर अल्फा इंटू एक्स माइनस 4 कितना होगा। यस नो? क्योंकि 4 आइगन वैल्यूज तो आपकी एक बार रिपीट हो रही है, 0 आइगन वैल्यू के लिए बात करनी थी। तो यहां से तो कंफ्यूजन हो भी सकता था कि आपके पास, क्योंकि मिनिमल करेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, x की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 4 आएगा, है ना। बट दोनों ही जगह से आंसर कितना मिलना था आपको? आंसर मिलना था 1, क्योंकि लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर के साथ आपके पास मिनिमल मिल जाए। समझ में आया सभी को? ठीक है जी, चलो। इस वाले क्वेश्चन में बताना कि आपकी अप्रोच क्या होगी, है ना। जिसे अप्रोच पता हो वो अनम्यूट करके बताइएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा। रिएक्शंस में हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा। उसने दिया है कि आपके पास एक एक्स मैट्रिक्स है ये वाली, एंड अ मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स XP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इज। आपको P मैट्रिक्स बतानी है जिससे कि P इनवर्स XP आपके पास क्या हो जाए, डायगोनल हो जाए। यदि P इनवर्स XP डायगोनल हुई, पहले तो ये बताओ तो x के बारे में क्या कहोगे आप?
एक्स कैसी होगी? एक्स हो जाएगी आपकी डायगनलाइजेबल। और जब आप डायगनलाइजेबल करते हो तो पी मैट्रिक्स आपके पास कैसी आती है? ये नॉन सिंगल तो आएगी क्योंकि इनवर्स मिल रहा है। पी बनती कैसे है बोलो? आइगन वेक्टर्स से। हाँ, हाँ जी, अनम्यूट करो। आइगन वेक्टर से। तो हमें इस पी में क्या चेक करना है? ये जो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में हमें क्या चेक करना है बताओ? अनम्यूट कर दिया मैंने। सबसे पहले तो पी मेरे पास कैसी होनी चाहिए? इन्वर्टेबल होनी चाहिए। डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। और दूसरा, पी के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो क्या होने चाहिए? आइगन। ठीक है, तो फटाफट से चेक कर लो। सबसे पहले तो सबकी इक्विवेलेंट फॉर्म आपकी एक ही बार में निकल जाएगी, और एक ही बार में इक्विवेलेंट फॉर्म निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप बस इतना चेक कर लो कि इनकी जो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या, जो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे उसके बाद आपके पास क्या होगा? देखो यहाँ से आपके पास ये जीरो बनते ही ये अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ये जीरो होते ही ये भी अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक्स, ये जीरो होते ही ये भी अपर ट्रायंगुलर, ये भी अपर ट्रायंगुलर। तो आपको बस ये देखना है कि इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहीं जीरो तो नहीं हो। सही है कि नहीं? और कब? जब R3 में से आप R1 को माइनस कर रहे हो। तो यहाँ से आपके पास जीरो हो जाएगा, यहाँ से आपके पास वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, यहाँ से माइनस के वन हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा। तो ये कैसी है? ये इन्वर्टेबल है। यहाँ से करोगे तो ऐड कर दो डायरेक्ट, तो ये जीरो हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, यहाँ से वन, तो इसका भी इन्वर्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ से चेक करा, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस माइनस वन टू हो जाएगा, जीरो माइनस वन माइनस के वन हो जाएंगे, यहाँ से भी इन्वर्टेबिलिटी डन। यहाँ से चेक करा आपने, डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास वन आ जाएगा, तो अभी भी इन्वर्टेबल। तो चारों की चारों इन्वर्टेबल तो दे दी इसने। तो अब क्या चेक करना है कि भैया ये तीन आइगन वेक्टर है या नहीं? समझ में आई बात? जैसे इस वाली मैट्रिक्स को यदि आप देखो तो टू माइनस थ्री माइनस वन मिलता है, माइनस थ्री से थ्री कैंसिल आउट, माइनस वन मिलता है, माइनस वन मिलता है, यानी कि एक आइगन वेक्टर तो वन 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 है, ये कन्फर्म। ठीक है, वन जीरो वन ये क्या करेगा? ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेगा। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके देखो आपके पास क्या मिलता है? टू माइनस थ्री आपके पास माइनस वन मिलेगा, और जीरो माइनस वन आपके पास माइनस वन मिलेगा, थ्री माइनस थ्री आपके पास जीरो मिलेगा। यहाँ से आपने माइनस वन को मान लिया, वन जीरो वन आ गया आपके पास, ये भी क्या बन गया? आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ये दो तो कंफर्म हो गए। आप किसे कंफर्म करना है? वन वन जीरो को। यदि वन वन जीरो रखा तो आप पहले दो को ऐड करोगे, यहाँ से टू आएगा, थ्री माइनस वन टू आएगा, यहाँ से आपके पास जीरो आएगा, टू को मन ले लो, वन वन जीरो हो गया आपके पास। पहली मैट्रिक्स क्या हो गई? आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करा है, और इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो एडवांस हो। राइट, नेक्स्ट। T1 T2 R5 से R3 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। डिटरमिनेंट रो ऑपरेशन से कैसे चेक कर सकते हैं भैया? अनम्यूट करिए जरा, अनम्यूट करना बोलिए। तो क्या हुआ? डिटरमिनेंट निकालते कैसे हो तुम जब तुम्हें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने? थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगाते? किसी रिप्लेस को, किसी रो को, किसी या किसी कॉलम को किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर दिया मैंने उसकी हेल्प से, तो आपके पास डिटरमिनेंट सेम रहेगा। और यदि तुम एलिमेंट्री ऑपरेशन कोई सा भी लगाओ, डिटर्मिनेंट तो आपके पास जीरो है तो जीरो रहेगा, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगा। चेंज हो जाए वो एक अलग बात है, बट जीरो नॉन जीरो में और नॉन जीरो जीरो में तो नहीं कन्वर्ट हो सकता ना। वो तो एक बहुत बेसिक ऑपरेशन है कि आप किसी का भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, और उसमें ब्लॉक बन जाए कहीं पे, तो फिर आपको इक्विवेलेंट में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास R5 से R3 ऑपरेशन दिए हैं। रैंक T1 आपके पास 3 है, नल्टी T2 आपके पास 3 है। तो उसने कहा कि लेट T3 आपके पास R3 से R3 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, सो दैट T3 ऑफ T1 इज इक्वल टू T2। आपको बतानी है रैंक T3 कितनी होगी। अब बेटा यहाँ पे बता, ये
कुछ मैंने ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बताया। अब यदि आपने डायगोनलाइजेबिलिटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बताओ जरा एक बार। हाँ या ना? अरे, जिन्होंने पूछा उनसे पूछ रहा हूँ मैं, तुमसे नहीं कह रहा। श्रेया, डायगोनलाइजेबिलिटी पढ़ी है? डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करना सीखा है, या कोई मैट्रिक्स क्यों डायगोनलाइजेबल होती है और कैसे डायगोनलाइजेबल होती है? किसी मैट्रिक्स एक्स को यदि मुझे डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर दिखाना है, तो पी मैट्रिक्स मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं जो इन्वर्टेबल हो, कि मैं ऐसा लिख पाऊं कि x इज इक्वल टू पी वी पी इनवर्स। आइडिया है कुछ या नहीं? यदि होगा तो ये वाली चीज समझ में आ जाएगी, और नहीं होगा तो फिर बताना पड़ेगा। बोलो जल्दी से। जब भी हम पी को फाइंड आउट करते हैं, तो हम पी को फाइंड आउट करते हैं इस वाले रिलेशन से, कि आपके पास कोई एक्स मैट्रिक्स दे रखी है, एक्स यू वन इज इक्वल टू लैम्डा वन यू वन, एक्स यू टू इज इक्वल टू लैम्डा टू यू टू, एक्स यू थ्री इज इक्वल टू लैम्डा थ्री यू थ्री। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं एक्स, इस यू वन यू टू यू थ्री से बनाते हैं पी, और इधर की तरफ लिखा जाता है पी इंटू डी। ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स को लिखेंगे हम पी इंटू डी, और पी मेरे पास मिलती है एल आई वेक्टर्स की हेल्प से, तो मिलती है इन्वर्टेबल। तो एक्स इक्वल टू जाता है पी डी पी इनवर्स। तो पी के अंदर क्या आते हैं बताओ? ये जो यू वन यू टू यू थ्री होंगे, ये क्या होंगे? आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो आज जाके एक बार शॉन्स आउटलाइन में देख लेना इसे, वहां से पता चल जाएगा आपको कि आप कोई भी पी मैट्रिक्स कैसे बनाते हो। जैसे मैंने ये समझा है, कि आपको वहां पे बिल्कुल एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे उसने टी वन की रैंक 3 बताई, यही से हम मैट्रिक्स की हेल्प से कर लो। जो मेरे पास टी वन है, वो आपके पास 3x5 की मैट्रिक्स मिलेगी। जो टी टू है, वो भी 3x5 की मैट्रिक्स मिलेगी। और जो टी थ्री है, वो मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, उसने कहा T3 ऑफ T1, T3 ऑफ T1 मतलब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये 3x3 की और ये 3x5 की। ठीक, इक्वल टू हो रहा है T2 के, 3x5 की मैट्रिक्स के। ठीक है, तो हमें बताना है कि आपके पास रैंक T3 कितनी हो जाएगी। बताओ क्या कहोगे? T1 की रैंक कितनी बताइए उसमें? T1 की रैंक बताइए 3, और T2 की नल्टी कितनी बताइए? बोलो। T2 की नल्टी 3, तो T2 की रैंक कितनी होगी? T2 की रैंक कितनी होगी? 2। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए बी, और एक मैट्रिक्स है सी। बी मैट्रिक्स की रैंक आ रही है 3, सी मैट्रिक्स की रैंक आ रही है 2, ए मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? कम से कम 2 होगी कि नहीं होगी? कम से कम 2 या एग्जैक्टली 2? ऐसा नहीं हो सकता यहाँ से कि ये भी 3 रैंक किया जाए और ये भी 3 रैंक की हो और प्रोडक्ट आपके पास 2 रैंक किया जाए। बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो जरा, मेरे पास यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा, रैंक ऑफ ए बी मेरे पास कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखी है। और मेरे पास यहाँ से रैंक ऑफ बी कितनी है? 3। तो मुझे ए पे निकालना। ठीक है, कि ए मेरे पास कितना आएगा? ए मेरे पास बनेगी 3x3 की मैट्रिक्स। तो मेरे पास या तो उसके पास रैंक 2 हो सकती है या हो सकती है 3, मुझे चेक करना है कि कौन सी होगी। तो हम इस पर कौन सा रिलेशन लगाएंगे? रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, हमारे पास दो रिलेशन होते हैं। पहला, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। सही। और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस क्या आएगा इस केस में, जब आपके पास ए और बी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है। एन, एंड व्हाट इज एन हियर? जिस नंबर की वजह से मल्टीप्लाई पॉसिबल हो रही है, कनेक्टर। ठीक है,
जिस नंबर की वजह से ए की बी में मल्टीप्लाई हो रही है, T3 ऑफ T1 कर सकते हो, T3 को T1 पर ऑपरेट कर सकते हो। करेक्ट है? तो वो आएगा आपके पास 3। पहले वाले से रैंक ऑफ ए हमें पता नहीं है अभी, रैंक ऑफ बी हमारे पास कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। ठीक, और ए बी हमारे पास कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो वो कह रहा है कि आपके पास मिनिमम रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ 3, ठीक है, क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर भी हमारे पास रैंक ऑफ ए 2 हो जाए तो बराबर हो जाएगा, और यदि 3 हो जाए तो मिनिमम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे कोई रिलेशन नहीं मिला। बट इस वाले से देखो, यहाँ पर आपके पास 2 है, रैंक ऑफ ए आपको पता करना है, रैंक ऑफ बी आपके पास कितना है, 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल। यहाँ से क्या पता चला, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो हो नहीं सकती, या हो सकती है। यदि रैंक लेस देन हो गई, मान लो 1 या 0, 0 हो गई तो आपके पास 0 ही हो जाएगा, और यदि यहाँ पर 1 हो गई तो फिर प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स की 2 नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या आएगा, एग्जैक्टली 2 आएगा कि नहीं है। तो यहाँ से क्या कहोगे, आपके पास रैंक कितनी रहेगी, एग्जैक्टली 2 रहेगी। क्लियर है जी, बताइए। यहाँ से आप रिलेशन बनाओ तो आप कहोगे कि 2 या 2 से बड़ी होगी, और यहाँ से आपके पास क्या किया, 2 या 2 से छोटी होगी, तो एग्जैक्टली कितनी हो गई आपके पास। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में पूछा है उसने कि V आपके पास एक रियल वेक्टर स्पेस है, ऑल पॉलिनोमियल्स का वन वेरिएबल विद रियल कोफिशिएंट एंड हैविंग डिग्री एट मोस्ट 20। तो V के अंदर अप टू 20 डिग्री के पॉलिनोमियल आ रहे हैं। डिफाइन द सब स्पेसेस W1 P belongs to V such that P10, P1/20, P50, P70 and W2 P1/20, P30, P40, P70। तो बताना जरा, ये आपके पास क्या मिल रहे हैं, ये आपके पास सब स्पेस जनरेटेड बाय वेक्टर्स मिल रहे हैं, या सॉल्यूशन स्पेस टाइप मिल रहे हैं, मिल रहे हैं सॉल्यूशन स्पेस टाइप, है ना। और जब सॉल्यूशन स्पेस में होता है तो आपके पास होती है इक्वेशंस, तो जितनी एलआई इक्वेशंस हो उतने ही पाइवोट हो जाते हैं कि नहीं, बोलो। जितनी एलआई इक्वेशंस होंगी उतने ही पाइवोट हो जाएंगे। उसे क्या करो, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल में से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या निकल जाएंगे, फ्री वेरिएबल निकल जाएंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 20 डायमेंशन में 21। ठीक, और आपके पास P10 से एक, P1/20 से, P5 से और P7 से आपके पास 4 मिल गए पाइवोट। तो 4 डायमेंशन कितनी आ गई, 17। दूसरे वाले में भी 4 ही कंडीशन है, तो उसकी भी डायमेंशन कितनी हो गई, 17। दोनों की 17-17 डायमेंशन है। वो पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन में कौन आएगा, डायमेंशन बतानी है इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन स्पेस में दोनों सब स्पेस की इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं कि नहीं, कि जो दोनों सब स्पेस की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे उसे क्या कहेंगे हम, कॉमन वेक्टर कह देंगे, इंटरसेक्शन में वेक्टर कह देंगे। तो जब मैं इन 8 कंडीशन को एक साथ लेकर आऊंगा तो इनमें से कितनी एलआई मिलेगी, हाउ मेनी एलआई, देखो P1, ठीक है, P1/2, P1/2, तो P1/2 एक बार आएगी, ठीक है, फिर आपके पास P3 आ जाएगा, फिर आपके पास P4 आ जाएगा, P5 आ जाएगा, P7 आ जाएगा, P7 दूसरी बार आ रहा है तो ये यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगी। तो आपके पास कितने मिले, ऊपर से मिल गए 4 और नीचे से मिल गए 2, तो 6। ठीक है, तो आपके पास अब की बार इंटरसेक्शन में वो सारे वेक्टर आएंगे W1 इंटरसेक्शन W2 में, जो आपके पास 1 पे 0 दे, 1/2 पे 0 दे, फिर 3 पे 0 दे, फिर 4 पे 0 दे, 5 पे 0 दे और 7 पर 0 दे। अब की बार कितने पाइवोट आ जाएंगे, अब की बार आ जाएंगे 6 पाइवोट, और पहले कितने थे 21, तो 21 में से 6 गए, कितना बचा 15। तो इंटरसेक्शन में कितना मिलेगा फ्री वेरिएबल, 15। 15 ही आपके पास आंसर आया समझ में या नहीं। और यदि सम की डायमेंशन पूछने लगे तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ सम, फिर आप इस पे लगाओगे फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से आप सम की डायरेक्ट तो डायमेंशन नहीं निकाल सकते, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा,
W1 के बेसिस वेक्टर निकालने पड़ेंगे, W2 के बेसिस वेक्टर निकालने पड़ेंगे, और फिर उन बेसिस वेक्टर्स में आपको LI वेक्टर्स ढूंढने, करेक्ट। तो वहां से कितना आ जाएगा, यहाँ से हो गया W1 प्लस W2 आपका 21 से तो बड़ा, अच्छा उसकी तो निकालनी है। W1 की डायमेंशन 17 प्लस 17 माइनस के 21, 17 और 17 कितने हो गए 34 माइनस के 21, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, कितना आएगा, देखिए बार, सॉरी 15 है ना यहाँ से, 19, ठीक है ना, हाँ 19। चलिए जी, ऐसे बताना, कैसे कैसे आप बता सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, देखना। एम आपके पास रियल वेक्टर स्पेस दे रखा है 2x3 की मैट्रिसेस का विद रियल एंट्रीज टी, एम से हम एक लीनियर ट्रांसमिशन डिफाइन करा इस तरह से कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 को आप इस वाली मैट्रिक्स पे भेज रहे हैं, हमें डिटरमिनेंट बताना। सबसे पहले तो ये बताओ मैट्रिक्स आपके पास कितने बाई कितने की होगी, कितने बाई कितने की होगी, 6x6। यदि मैं केवल और केवल ऐसा कर रहा हूं कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 की पोजीशन चेंज कर रहा हूं, पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो वहां से मेरे पास मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, जस्ट पोजीशन चेंज कर देने से, परम्यूटेशन, ठीक है। मतलब इन 6 को 1 by 1 लिखो, x1 x2 x3 x4 x5 x6, किसको कहां भेज रहे हो ये देख लो, ठीक है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या भेज दिया, x6 भेज दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर x4, यहाँ पर x1, यहाँ पर x3, यहाँ पर x5 और यहाँ पर x2, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहा मैं, तो बस ये पूछ रहा हूँ कि मैट्रिक्स क्या बनेगी। अभी यहाँ पे उसने माइनस भी तो कर रखा है, तो वो वाली माइनस वाली टर्म बाहर आ जाएगी ना, तो इससे मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, मुझे कैसे पता चलेगा, या एक काम कर लो बस, यहाँ से तो नंबर ऑफ डिसजॉइंट परमुटेशन पता कर लो, वहीं से आंसर आ जाए साइकिल में, है ना। तो यहां से आपके पास x1 गया x6 पर, और x6 कहाँ गया x2 पर, x2 कहाँ गया x4 पर, x4 कहाँ गया x x4 x3 पर, और x3 कहाँ गया x1 पर, और x5 आपके पास रहा फिक्स, राइट। तो आपके पास यहां से क्या आया, यहां से आई 1 2 3 4 5, 5 लेंथ की साइकिल, 5 लेंथ की साइकिल होगा, तो आपके पास कितने इंटरचेंज होंगे, 4 इंटरचेंज, राइट, 4 इंटरचेंज होंगे, तो आपके पास डिटरमिनेंट कितना मिलेगा 1, और एक टर्म को आपने क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, तो वो बाहर ले लूंगा, तभी हमने ये बनाया था, तो वहां से क्या हुआ, वहां से हो गया माइनस, तो डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका, माइनस के, ठीक है। यदि मैं स्टैंडर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग इसका ट्रेस पूछने लगूं तो कितना आएगा, ट्रेस आएगा 1, और मैं आपसे ये पूछने लगूं, हाँ, टी की पावर 5 टी की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी कब मिलेगा, हाँ, टी की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी कब मिलेगा, 5 पे, इसी के लिए पूछ रहा हूं मैं। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये आपके पास परम्यूटेशन ना कह के आप इसे ऑर्थोगोनल कह दोगे, हाँ या ना, केवल एक एंट्री तो चेंज मिलेगी आपके पास, जो ये -6 की वजह से -1 आएगी, और इसी माइनस की वजह से जब आपके पास डिटर्मिनेंट -1 आ रहा है, तो टी की पावर 5 का भी डिटर्मिनेंट कितना रहेगा, -1 रहेगा कि नहीं रहेगा, और टी की पावर 10 का 1, चेक करके देखना क्या टी की पावर 10 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। टी की पावर 10 पे चेक करके देखना, बना लेना मैट्रिक्स बना लेना इसकी, और फिर चेक करके देखना कि क्या पावर 10 करने पे आपको आइडेंटिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है जी।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसने आपसे कहा कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, डायमेंशन m ग्रेटर देन इक्वल टू 2, टी आपके पास v से v लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट t की पावर n प्लस 1 इज 0 एंड t की पावर n इज नॉन जीरो। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, नीलपोटेंसी इंडेक्स कितना है, n प्लस 1 है। ओके, तो जो m है अब वो n प्लस 1 से या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, क्योंकि आपके पास इंडेक्स जो है वो आपके डायमेंशन से तो एक्सीड नहीं कर सकता, या आपको कि मैट्रिक्स के साइज से तो एक्सीड नहीं कर सकता, राइट। तो आपके पास कम से कम साइज n प्लस 1 मिलेगा या फिर उससे बड़ा होगा। फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। ट्रेस t आपके पास नॉन जीरो होगा, गलत, नीलपोटेंट है तो जीरो ही होगा। n इक्वल टू m की होगी, ये भी गलत, ठीक है। p इज डायगोनलाइजेबल, ये भी गलत, सही है कि नहीं है। t आपके पास यदि जीरो मैट्रिक्स हो तो फिर t की पावर 1 और यहाँ t की पावर 2, n उसने 1 या 1 से बड़ा कहा, यदि उसने यहाँ पर ये ना दिया होता, उसने बस t की पावर n प्लस 1 कहा होता कि टी स्क्वायर आपके पास जीरो रहा, मतलब टी नीलपोटेंट हो रहा, तो टी डायगोनलाइजेबल हो भी सकता था यदि टी जीरो मैट्रिक्स हो जाए, बट यहाँ पे टी की पावर 1 आपके पास कभी जीरो नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के टी डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो यहाँ से आया आपके पास एक ही ऑप्शन, रैंक टी की पावर n इज लेस देन इक्वल टू नलिटी टी की पावर n। यहां से हम क्या कहेंगे, क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा? ऑप्शन तो यही कह रहा है, यही बचा है आपके पास, बट इसे कैसे स्टेट करोगे, क्या ये ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे तो इंडेक्स भी नहीं दिया उसने, बताओ। जब हमें ये कहा है उसने t की पावर n प्लस 1 v इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल v, तो हम यहां से क्या कहेंगे, t ओ t की पावर n v इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल v। आई एम, यदि मैं इनकी बात करूं, सिंपल, t की पावर n v, क्या ये रेंज स्पेस होगा कि नहीं होगा, रेंज ऑफ t की पावर n, दिस वन। रेंज ऑफ टी की पावर एन से कोई भी वेक्टर लेकर आते हो, उस पर टी अप्लाई करते हो तो वो तुरंत जीरो हो जाता है। तो रेंज ऑफ टी की पावर एन कंटेन करेगा कर्नल टी में कि नहीं, और अभी स्टार्टिंग में आपने क्या बताया था कि जो कर्नल वाली कंडीशन है, टी टी स्क्वायर टी क्यूब टी की पावर 3 4 5, वो तो आगे कंटेनमेंट चलता रहता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनती है। तो क्या फिर कर्नल टी नहीं कंटेन करेगा कर्नल टी की पावर एन में? इज इट क्लियर? तो यहां से क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कैसे होती है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने की कि मेरे पास एक कंडीशन मिल जाए या ये रिजल्ट आपके सामने कभी आए तो आप इसे कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। बात बस इतनी सी है, वरना तो तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, एक बच गया, मेरा काम खत्म। तो रेंज टी की पावर एन इज कंटेन्ड इन कर्नल टी की पावर एन, और जब ये दोनों सब स्पेस है आपस में, तो फिर हम यहाँ से क्या कहेंगे, इनकी जो डायमेंशन है उनके बीच में लेस देन इक्वल टू का रिलेशन होगा, और जब इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो वो क्या होगी, वो होगी रैंक टी की पावर एन एंड स्ट्रिक्टली लेस, सॉरी लेस देन इक्वल टू कर्नल टी की पावर एन की डायमेंशन कितनी होगी, नलिटी टी की पावर। समझ आया नहीं? अब देख लो, आप हमेशा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आओ इस वाले क्वेश्चन पे, क्या कहा था उसने, देखना क्वेश्चन बड़ा हैवी सा बनाया है, बट क्वेश्चन आपका सेकेंडों में सॉल्व हो सकता है। उसने कहा कि x आपके पास एक मैट्रिक वेक्टर है थ्री टपल का, कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म दिस वन, m be the symmetric matrix associated with the quadratic form qx with respect to standard basis, y आपके पास फिर से उसने y1 y2 y3 दे दिया, b नॉन जीरो वेक्टर एंड लेट a n is equal to this, ठीक। उसने पूछा वेयर I is 3x3 identity matrix then the value of an is what? तो यहां से जरा qx की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लो।
क्या आ जाएगी आपके पास? 2 2 3, यहाँ से आपके पास 2 2, यहाँ से x1 x3, यहाँ से भी 1 1 1 1, और फिर x2 x3 1। ये आपके पास मिली मैट्रिक्स। ठीक है, m प्लस आई करा आपने तो ये मिल गया आपको 3 2 1 2 3 1 एंड 1 1 4। सही। m प्लस आई, फिर उसकी पावर कर रहा है वो n+1, और यहाँ पर कर रहा है n। ठीक। और फिर से यहाँ पे लिखा y ट्रांसपोज y, यहाँ पे भी y ट्रांसपोज y, और यहाँ से बनाया उसने a, और y आपके पास R3 से है, बी या नॉन जीरो वेक्टर, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हो सकता। ठीक। अब क्योंकि उसने यहाँ पे हमें y के लिए कुछ बताया तो है नहीं कि y कैसा वेक्टर हो सकता है। अब y ट्रांसपोज, यहां से आपके पास इसे मैं m प्लस आई को थोड़ी सी देर के लिए नई मैट्रिक्स लिख दूं, a की पावर n+1 y। क्या ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी? फिर से यस और नो? ठीक है, तो जो बिहेवियर इस वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म का होगा वही ए आपके पास कॉन्ग्रुएंट किसके मिल जाए, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, यदि कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स ले लूं तो इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाती है कि नहीं मिल जाती? हम्म? तो वहां से मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं यदि एक डी डायगोनल मैट्रिक्स निकाल लूं, तो बताओ यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6, रोसम 6, फिर से 6 और फिर से 6, तो रोसम तो आ गया आपके पास 6। ठीक है, एक तो तरीका ये बना। और बताओ, 4 और 3 7, और 4 3 7 और 3 10, तो इसके आइगन वैल्यूज आपके पास और क्या मिल जाएंगे? हाँ देखो, यहां से आपके पास क्या मिल रहा है? यहाँ से 5 भी मिल रहा है। यदि मतलब मैंने यहाँ से क्या करा, अच्छा नहीं, इससे मुझे डिटरमिनेंट भी तो जीरो मिलना चाहिए ना। हम्म, मुझे डिटरमिनेंट जीरो मिलना चाहिए। इस वाली मैट्रिक्स का कितना मिलेगा? ये डिटरमिनेंट जीरो, 2 3 6 से इक्वल 5। ओके, माइनस के 2 3 6 हो गया 5, प्लस के 1 3 हो गया 2 - 2 0। यस, डिटरमिनेंट तो जीरो आ रहा है इसका, है ना? इसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है। तो यदि मैं यहाँ से -1 कर दूं, -1 कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एक दूसरी आइगन वैल्यू आ जाएगी 1। तो दूसरी आइगन वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? एक हो गई 6, दूसरी 1, तो तीसरी क्या होगी? 3। एक तो मैं इससे काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये नॉन जीरो, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? यहीं से आएगा 6 की पावर n+1 1, और 3 की पावर n+1। y1 के साथ लूंगा तो y1 स्क्वायर आ जाएगा, y2 स्क्वायर आ जाएगा, y3 स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी आपके पास ऐसे ही आएगा। तो वहां से मेरे पास कुछ जवाब नहीं। लेट y बी ए नॉन जीरो वेक्टर। यदि मैं यही वाला नॉन जीरो वेक्टर 1 यहाँ पर लेकर चलूँ तो मेरे पास कितना मिल जाएगा? यस, जवाब तो मुझे मिलना चाहिए किसी भी वेक्टर के लिए। ठीक है, तो यदि मैंने यहाँ पे y को 1 1 1 लिया, पहले एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? आपके पास रोसम आ जाएगा, रोसम कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से आपके पास, और m+i की पावर है, तो वहां से कितना आ जाएगा आपके पास? ये भी रोसम मेरे पास 6 आ रहा है,
तो m प्लस आई का सम 6 है, n प्लस आई की पावर n प्लस 1 v का सम कितना हो जाएगा सर 6v यहाँ से, तो 6 की पावर n प्लस 1 v हो जाएगा। अगर v ट्रांसपोज करें तो यहाँ से v ट्रांसपोज हुआ तो आपके पास 6 की पावर n प्लस 1 v हुआ। ठीक है, ऐसे नीचे से आपके पास 6 की पावर n v आ, तो इसका जो आंसर आएगा वो तो आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, n टेंस टू इंफिनिटी करो चाहे कुछ भी करो, बट वो आपके पास यहाँ से हमने पर्टिकुलर निकाल के देखा कि क्योंकि उसने कहा कि लेट y बी अ नॉन जीरो वेक्टर, सो इट कैन बी एनी नॉन जीरो वेक्टर, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द y। ठीक है, तो यदि मैं y को 1 1 1 ले लूं तो मेरे पास m प्लस आई का रो सम कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है, तो m प्लस आई साथ में v लगा दिया 1 1 1 तो ये आ गया 6v, तो m प्लस आई की पावर n प्लस 1 v आ जाएगा 6 की पावर n प्लस 1 v, यहां से v ट्रांसपोज कर दिया तो आपके पास यही बन गया ऊपर। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 की पावर n प्लस 1 बाहर आ जाएगा और यहाँ से v ट्रांसपोज v आ जाएगा। करेक्ट, नीचे भी आपके पास 6 की पावर n v ट्रांसपोज v रहेगा, v ट्रांसपोज v आपके पास दोनों बराबर है, इससे कैंसिल 6 की पावर n से 6 की पावर n कैंसिल, आंसर क्या मिला 6। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। आइगन वैल्यूज से यहाँ पे एज सच हमें कुछ हेल्प मिलेगी नहीं, क्योंकि वैसे तो एक स्केलर ही मिलेगा, है ना, और वैसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। देखो उस वाले से भी कर लो, यहाँ से आपके पास y ट्रांसपोज मिला, यहाँ से 6 1 3 की पावर n प्लस 1 और यहाँ से y, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा y1 6 की पावर n प्लस 1, ठीक है स्क्वायर, यहाँ से आपके पास y2 स्क्वायर प्लस के 3 की पावर n प्लस 1 y3 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 की पावर n y1 स्क्वायर प्लस के y2 स्क्वायर प्लस के 3 की पावर n y3 स्क्वायर। ठीक है, n टेंस टू करेंगे हम इंफिनिटी, तो हम यहाँ से 6 की पावर n कॉमन लेंगे, 6 की पावर n कॉमन लेंगे तो ऊपर से 6 की पावर n आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 y1 स्क्वायर प्लस के 1/6 y2 स्क्वायर प्लस के, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/6 की पावर n, 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 की पावर n y3 स्क्वायर, डिनोमिनेटर यहाँ से भी 6 की पावर n कॉमन ले लिया, y1 स्क्वायर प्लस के 1/6 की पावर n y2 स्क्वायर प्लस के 3/n, तो 3 की पावर n और 6 की पावर n से डिवाइड करा y3 स्क्वायर, 6 की पावर n से 6 की पावर n कैंसिल आउट, n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे, ये जीरो पे जाएगा, ये जीरो पे जाएगा, ये भी जीरो पे जाएगा, ये भी जीरो पे जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेंगी केवल पहली दो टर्म, y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा आपके पास 6, दोनों तरह से आंसर कितना मिलेगा, आंसर विल बी 6। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, कल हम करेंगे इसमें एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चन आएंगे, और एक आएगा डिस्टेंस ऑफ वेक्टर फ्रॉम अ सबस्पेस। ठीक है जी, बाकी ये सारी की सारी चीजें आपको इस वाले कोर्स के अंदर अवेलेबल मिलेंगी, गेट 2026 यूट्यूब लाइव कोर्स। ठीक है, टेस्ट सीरीज यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी यदि आप मेरे साथ लाइव बैच में तैयारी करना चाहते हैं CSIR नेट जून 2026 के लिए, तो कल आ जाएंगे आप। ठीक है, तो आप प्योर कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो दिसंबर 2026 और जून 2026 का लाइव बैच चल रहा है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब कोर्सेज पे अभी ऑफर प्राइस अवेलेबल है। ठीक है जी, थैंक यू। और आप सभी ने यदि इस वाले कोर्स को ज्वाइन करा होगा तो आपके पास व्हाट्सएप का लिंक आ गया होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।